नमस्कार दोस्तों, शेयर बीम चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं ऐसी कंपनी के बारे में जानकारी लेकर आया हूँ कि जो हमेशा चर्चा में रहता है, हमेशा खबरों में बना रहता है, और ये शेयर है वोडाफोन आइडिया। पिछले अगर 4-5 साल में देखा जाए तो इसके अंदर कई अच्छी खबरें बनी, कई नेगेटिव खबरें बनी, लेकिन कुछ समय बाद वो खबरें ऐसी गायब हो जाती है कि पता ही नहीं चलता कि क्या हुआ उसका। अभी जो लेटेस्ट में जो खबर है कि इन्होंने जो FPO फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर ये लेकर आए। इसके अंतर्गत ये नए शेयर जारी करेंगे जो कि आप खरीद सकते हैं। कोई भी व्यक्ति खरीद सकता है, जो एग्जिस्टिंग होल्डर है वो भी खरीद सकता है, जो नया होल्डर है वो भी खरीद सकता है। लेकिन खरीदने का तरीका वही रहेगा जिससे आप RE के शेयर का राइट इशू शेयर खरीदते हैं और IPO में पैसा लगाते हैं, जिस तरीके से उसी तरीके से इसको भी खरीदना पड़ेगा आपको। यानी कि आपको ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ेगा इसके लिए, जो भी तरीके होते हैं ब्रोकर के द्वारा या अपने आशाबा के द्वारा। मिनिमम इन्वेस्टमेंट इसके अंदर है 12,980 रुपये का, और 1298 शेयर का लोट है। एक लोट पूरा लोट खरीदना पड़ेगा, 1-2 शेयर नहीं खरीद सकते हैं। शेयर अभी आपको डिस्काउंट प्राइस में मिलेगा, यानी कि करंट प्राइस इसकी अभी 13-13.5 रुपये चल रही है, और FPO का जो ऑफ़र है, शेयर का ऑफ़र है, उसके अंदर 10 रुपये से लेकर 11 रुपये तक शेयर प्राइस रखी है। 10 से 11 रुपये, यानी कि आपको करीब 2-3 रुपये कम प्राइस में मिलेगा ये शेयर। और इसकी जो तारीख है 18 तारीख से, यानी कि आज से खुला है, और 24 तारीख तक इसकी लास्ट डेट है। 24 तारीख तक आपको अप्लाई करना होगा, उसके बाद अप्लाई नहीं कर सकते। हालांकि आप इसको ओपन मार्केट से खरीद सकते हैं, करंट प्राइस में खरीद सकते हैं, और अगर ये शेयर गिरता है, नीचे जाता है, FPO जो प्राइस रखी है, ऑफर प्राइस उसके तहत जाता है वहाँ तक, उसके आसपास, तब भी आप खरीद सकते हैं। ये जो FPO जो कंपनी लाई है, इसमें करीब 18,000 करोड़ का है। एक मतलब IPO जितने साइज़ का IPO होता है ना, उतनी साइज़ का इसका FPO आया हुआ है। आपको पता होगा पिछले दिनों जो Paytm का IPO आया था वो भी 18,000 करोड़ का था। तो इसका जो IPO साइज है वो 18,000 करोड़ का, करीब 16 अरब शेयर इसके अंदर जारी करेंगे। ये तो मैंने आपको जानकारी दे दी इसकी IPO की, FPO की, जो कि आज से खुल चुका है। जहाँ तक खबरें की बात करेंगे, खबरों की, इसकी जो मैंने कहा ना, इसके अंदर हमेशा खबरें बनती रहती है, और सबसे ज़्यादा चर्चित रहने वाला स्टॉक भी यही है। ये अपने देश की तीसरी सबसे बड़ी कंपनी है कम्युनिकेशन क्षेत्र की। जियो के आने से पहले ये नंबर 1 पर थी, सेकंड नंबर पे एयरटेल आती थी, लेकिन अभी तीसरे नंबर पर खिसक चुकी है इसमें, और एयरटेल भी शिफ्ट हो चुके हैं। कंपनी की अगर हम मार्केट कैप अगर इनकी बात करेंगे तो जितना कंपनी का मार्केट कैप है लगभग उतना ही कंपनी के ऊपर कर्जा भी है। शेयर की प्राइस अभी चल रही है केवल 13 रुपये, 13.5 रुपये के आसपास। आज हम बात करेंगे इसकी FPO की बात करेंगे, और खबरों की बात। आपने देखा होगा पिछले दिनों की एक खबर आई थी इसके अंदर कि इस कंपनी को रिलायंस खरीदने वाला है, यानी मुकेश अंबानी खरीदने वाले हैं। फिर कुछ दिन बाद वो खबर गायब हो गई। बाद में खबर आई थी कि इसको अडानी खरीदने वाले हैं, वो खबर भी गायब हो गई, कुछ दिन चली, गायब हो गई। फिर एक खबर और आई थी इसके अंदर कि एलन मस्क का जो टेस्ला के मालिक है वो खरीदना चाहते हैं। कुछ दिन पहले आई थी खबर। वो इसलिए बनी थी खबर कि जो मोदी और टेस्ला ने आपस में कोई उनका मिलना हुआ था, उससे खबर बनी थी कि वो आइडिया को खरीदेंगे। वो खबर भी कुछ दिन चली, उसके बाद ख़त्म हो गई। हालांकि ये जो खबर है जो FPO की, ये सच है, लेकिन इसमें कई तरह की चीज़ें ऐसी बनती, जब किसी कंपनी का जो इमेज ऐसी बना दी जाती है मार्केट में कि लगता है कि बहुत ही बुरा होने जा रहा है या बहुत बुरा हो रहा है। और यहाँ पर भी कई जो ब्रोकर हाउस है वो, और बड़े बड़े जो है, मूडीज़ है, जेफरी है, मोतीलाल ओसवाल वगैरह जितने भी जो है, उनकी तरह से ये आ रहा है कि इस FPO में पैसा न लगाई, क्योंकि यहाँ पर आपका पैसा फंस सकता है, ऐसा उनका कहना है। कई तरह की ऐसी खबरें आ रही है कि इसमें पैसा न लगाई। अगर ज़रा सोचिए, अगर सभी लोग अगर इनका कहना मान ले और पैसा नहीं लगाएंगे तो ये 18,000 करोड़ का जो FPO, ये भी उनको वापस लेना पड़ेगा, ये बेकार हो जाएगा। जैसा कि अडानी ने अपना FPO वापस लिया था, क्योंकि जब कोई इन्वेस्टमेंट ही नहीं करेगा तो वो फेल हो जाएगा। तो इस तरह से खबरें बनती है, इस तरह से रिटेल निवेशकों के साथ में कह सकते हैं एक उनको कंफ्यूज किया जाता है, क्योंकि हमेशा बुरा नहीं होता। ये मान के चलिए कि कंपनी अगर कोई चीज़ अच्छा करने जा रही है तो उसको अब नेगेटिव नज़र से नहीं देखना चाहिए। कोई भी ऐसी कंपनी नहीं है जिसके अंदर कर्जा न हो।
रिलायंस के ऊपर भी कर्जा है, तो अडानी के ऊपर भी कर्जा है, तो जितनी बड़ी बड़ी कंपनी सबके ऊपर कर्जा होता है। लेकिन कर्जे को मान कर अगर ये मानेंगे आपकी ये मालिक इसके अंदर पता नहीं क्या होने जा रहा है, तो नेगेटिव इमेज बनाई जा रही है। बीच में इसी खबर आई थी कि इसके जो मालिक है, जो कुमार मंगलम बिरला है, वो इस कंपनी से दूर होना चाहते हैं। लेकिन हकीकत में देखा जाए तो वो इस कंपनी को कर्ज से बाहर लेना चाहते हैं, बाहर लाना चाहते हैं। उनकी कोशिश है, अगर दूर होना चाहते हैं तो मालिक है उनके पास, जिस समय 72% होल्डिंग थी कुमार मंगलम बिरला के पास, उस समय वापस बाहर निकल जाते हैं इस कंपनी से अपने सारा स्टॉक बेचकर, या कंपनी को वो डिलिस्ट करा के बाहर निकल जाते हैं, या किसी तरह बाहर निकल, लेकिन वो बाहर नहीं निकले हैं। हालांकि मंशा जरूर उन्होंने जताई थी दो चार बार कि इस कंपनी कोई भी खरीद ले या कोई संभाल ले, हम तैयार देने के लिए, लेकिन बाहर अभी तक नहीं। इसका मतलब ये कि वो बाहर निकलने का उनका इरादा त्याग चुके हैं वो। और उसके बाद उन्होंने करीब काफ़ी पैसा इसके अंदर डाला भी है। एक बार 7,000 करोड़ रुपये डाला था, फिर 2,000 करोड़ रुपये डाला था, फिर 1,000 करोड़ रुपये अभी फिर डाला उन्होंने। तो वो पैसा इसके अंदर डाल रहे हैं। इसका मतलब ये कि कुमार मंगलम बिरला इस कंपनी में बने रहना चाहते हैं और इस कंपनी को चलाना चाहते हैं। जबकि मार्केट में ऐसी खबर उठती है बार बार कि कुमार मंगलम बिरला इस कंपनी से बाहर होना चाहते हैं। जबकि क्या होता है कि मार्केट में कई चीज़ें जो खबरें होती है वो सच नहीं होती है, जब तक कि मालिक द्वारा ही कोई ऐसी घोषणा या अनाउंसमेंट नहीं होता है। यहाँ पर मालिक द्वारा कुछ भी नहीं कहा जाता, केवल खबरें बनाई जाती है। बीच में इन्होंने कर्जे से उतारने के लिए काफ़ी प्रयास किया। आपको मैं बता दूं, कर्जे से उतारने के लिए इन्होंने अपनी होल्डिंग सरकार को बेची। 32% होल्डिंग सरकार के पास है। जो सरकारी कर्जा था इनका भारी भरकम, जो स्पेक्ट्रम का खर्चा था और जो लाइसेंस फीस वगैरह का इनका जो कर्जा था भारत सरकार, तो उसके एवज में इन्होंने 32% होल्डिंग्स भारत सरकार को दी। अब सबसे बड़े होल्डर भारत सरकार बन चुकी है इसकी, अब मोड ऑफ आइडिया में। और कुमार मंगलम बिरला के पास आप नाम मात्र की होल्डिंग रही है करीब 20-22% की। तो ये जो एपीओ जो लाए हैं, यहाँ पर भी इनकी मंशा यही है कि हमको कर्जे से बाहर निकलना है। हालांकि कर्जा बहुत बड़ा कर्जा है, लेकिन ये किसी तरह कर्जे से बाहर निकलेंगे। जो नई टेक्नोलॉजी के साथ में जो ज़रूरत पड़ रही है, जिस तरह की 5G 4G की सर्विस की जरूरत पड़ रही है, उसके लिए संसाधन जुटाना है, उसके लिए पैसा चाहिए इनको। तो ये चाहते हैं कि इसके अंदर भाई पब्लिक इसके अंदर आए, पब्लिक पैसा डाले, और तब उस पैसे से कोई कंपनी को आगे चलाएंगे। कंपनी चलेगी, प्रॉफिट में आएगा तो आपको कुछ पैसा कमा के देंगे। अभी वर्तमान स्थिति ये कि कंपनी अपने निवेशकों को कुछ भी नहीं दे पा रही है, और वजह ये कि कंपनी का कर्जा भारी भरकम है। जितना भी रेवेन्यू आता है, जितनी भी इनकम होती है इनको, ऐसा नहीं कि रेवेन्यू नहीं आ रहा है, रेवेन्यू ज़बरदस्त आ रहा है, इनकम भी हो रही है, इनको सब कुछ हो रहा है, लेकिन वो कर्जे का जो ब्याज इतना बन चुका है कि उस ब्याज को भरने में सारा खत्म हो जाता है पैसा। इसलिए अपने निवेशकों को ना तो बोनस, डिविडेंड वगैरह कुछ भी नहीं दे पाते हैं। और शेयर की प्राइस में, शेयर में देखा जाए तो ज़बरदस्त ऑपरेटिंग गेम होते हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी हो चुकी है। और अभी एपीओ की बात तो और ज़्यादा लिक्विडिटी आ जाएगी। तो इसमें जो ऑपरेटर गेम है वो ज़रूर और ज़्यादा होंगे, जितने अभी तक हो रहे थे और ज़्यादा होंगे। शेयर को ऊंचाई तक ले जाएंगे, वापस डंप करेंगे वहाँ पर। हालांकि जैसे आप देखो ना कि जो जी इंटरटेनमेंट के साथ हुआ, जी मीडिया के साथ हुआ वहाँ पर, या डिश टीवी के साथ हुआ, वहाँ पर मालिक ने अपनी सारी होल्डिंग बेच दी, नाम मात्र होल्डिंग अपने पास रखी है, न के बराबर। तो वहाँ पर पब्लिक जो ऑपरेटर गेम होना शुरू होगी। यहाँ पर भी ये हुआ कि कुमार मंगलम बिरला की जब तक उनके पास होल्डिंग 72%, तब तक इसमें ऑपरेटर गेम कम होते थे, लेकिन अब बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो कुछ फ़ायदे भी इसके एपीओ के, नुकसान भी है। जहाँ जहाँ लिक्विडिटी बढ़ेगी तो वहाँ पर क्या होगा कि आपकी जो अब नेगेटिव बता रहे हैं कि नुकसान क्या हो सकता है कि आपको जो प्रति शेयर जो इनकम होना चाहिए, यानी ईपीएस होना चाहिए, वो अब कम हो जाएगी। आपकी जो शेयर से जो इनकम आना चाहिए वो कम हो जाएगी। ये लिक्विडिटी बढ़ जाएगी मार्केट में, शेयरों की संख्या बढ़ जाएगी, तो उसी हिसाब से जो कंपनी का जो भी अर्निंग होगी, जो रेवेन्यू आएगा, उसी हिसाब से लोगों में बढ़ जाएगा। यानी कि ये मान सकते हैं कि जैसे कि अगर कोई कंपनी है, उसके 100 शेयर है और कंपनी 100 रुपये कमाती है, तो हर व्यक्ति को, शेयर होल्डर को 1-1 रुपये दे सकती है आराम से, क्योंकि 100 शेयर है और 100 रुपये कमा रही है। लेकिन यही यहाँ पर अगर शेयर होल्डर अगर 1000 हो जाएंगे और कमाई 100 रुपये रहेगी, तो वहाँ पर हर शेयर होल्डर को केवल 10 पैसे मिलेंगे। इसी तरह यहाँ भी होगा कि जिस तरह से अगर जो 18,000 करोड़ का एफपीओ लेकर आए और इसमें 16 अरब शेयर नए जारी करेंगे, तो निश्चित है कि शेयरों की संख्या बढ़ जाएगी। आप कंपनी जितना पैसा कमाएगी वो उतने ही गुना लोगों में बटेगा, वो कमाई का हिस्सा। तो कह सकते हैं कि जो इसकी अर्निंग पर शेयर जो ईपीएस है वो बहुत कम हो जाएगा, लिक्विडिटी बढ़ जाएगी, शेयरों की संख्या बढ़ जाएगी। ये इसका एक बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट है, नुकसान कह सकते हैं इसको, कि शेयर होल्डर को ये नुकसान होगा।
अब फ़ायदे की बात हम करते हैं। फ़ायदे बात क्या होगी इसके अंदर कि कंपनी अगर अब जो कर्जे से बाहर आने की कोशिश कर रही है, नई-नई जो टेक्नोलॉजी के साथ में नई ज़रूरत के हिसाब से अपने आप को तैयार कर रहे हैं, 5G 4G के लिए 4G था इनके पास, 5G के लिए तैयार कर रहे हैं। जिस तरह से जो इंटरनेट की ज़रूरत पड़ती है, जिस तरह स्पीड की ज़रूरत पड़ती है, उस हिसाब से अपने आप को तैयार कर रही है। तो निश्चित है कि इनका बिज़नेस बढ़ेगा। मतलब दोहरा लाभ ये होगा कि एक तरफ कंपनी कर्जा कम हो जाएगा और अपनी सुधार करेगी, बिज़नेस बढ़ाएगी, मार्केट मतलब अपना जो कस्टमर बेस बढ़ाएगी। तो क्या होता है कि जब आपका कर्जा कम हो जाएगा तब काफ़ी जो कर्जे के में जो ब्याज का पैसा जा रहा है, वो ब्याज का पैसा बच जाएगा और वही पैसा जो बचेगा वही इनकी इनकम में शो होगा और इनकम में शो होगा तो वही पैसा आपको प्रॉफिट मिलेगा। और जिस तरह जो नई-नई जब टक्कर जो कॉम्पिटिशन चला जियो के साथ में, एयरटेल के साथ में, तो उस हिसाब से अपने आप को तैयार करेंगे तो हो सकता है कि इनके कस्टमर बेस भी बढ़ेगा। और सबसे बड़ी बात क्या है कि एक और फ़ायदा है इसके अंदर कि जो बड़े-बड़े इसके अंदर जो इन्वेस्टर आएँगे एफपीओ में, जो बड़े जो कुछ मंशा जताई कुछ लोगों ने इन्वेस्ट करने के, जो बड़े-बड़े दिग्गज है, तो वो अगर इस कंपनी में आएँगे, चाहे वो कोई भी हो सकता है, टेस्ला का एलन मस्क हो सकता है, अडानी हो सकते हैं या रिलायंस वाले या और भी नया बंदा कोई भी अगर इसके अंदर पैसा डालेगा, तो निश्चित है कि उसके पास भी प्रमोटरशिप जाएगी ही सही। बड़ा पैसा डालकर जाएगी तो वहाँ पर क्या होगा कि वो कंपनी को चलाने के लिए जो भी कोशिश करेंगे, जो भी जद्दोजहद करेंगे तो उस कंपनी को आगे बढ़ने में मदद मिलेगी और भविष्य कंपनी का एक तरह से वापस पुराने दौर में पहुँचेगी। अभी तक इतने पिछले 5 साल से देखा जाती है कंपनी का बहुत ही बुरा दौर ही रहा कह सकते हैं। निवेशकों ने जो शेयर लेकर बैठे उन्होंने नहीं कमाया, ऑपरेटर ने ज़रूर कमाया कि शेयर को ₹2 पर ले गए, ₹4 पर ले गए, ₹5 पर ले गए, ₹16 पर ले गए, ₹17 पर ले गए। आप देखिए कि पूरे अगर 4-5 साल का डेटा उठा देखेंगे तो इस शेयर की प्राइस कभी ₹20 के ऊपर निकली ही नहीं है और लो देखे जाए तो करीब ₹2 तक का लो भी रहा है इसका। तो ये कई बार ऐसा होता है कि जो ऑपरेटर होते हैं वो ऊँचे दाम पर ले जाते हैं, वहाँ से गिरा के सस्ते दाम पे वापस खरीद लेते हैं वो। तो अभी जो एफपीओ के बाद में भी यही होगा। अभी ये शेयर की प्राइस अभी ₹13.5 चल रहे, हो सकता है इसको वापस 16-17 तक ले जाए और वापस फिर इसको बेचकर जब ये एफपीओ आ जाएगा तो और ₹10 प्राइस हो जाएंगे, ₹10-11 प्राइस हो जाएंगे, तब वापस खरीद लेंगे, अपनी होल्डिंग बढ़ा लेंगे। क्योंकि एफपीओ के प्राइस के आसपास एक बार शेयर जाएगा, ये जरूर ध्यान रखना। जो ₹10-11 जो प्राइस रखी है ना तो मालिक ने इसकी जो एफपीओ में, उस लेवल को टच करेगा वापस ये शेयर, तब आप इसमें एंट्री कर सकते हैं या आप डायरेक्ट एफपीओ में पैसा लगा दीजिए ₹12,980। तो आपको वहाँ से अलॉटमेंट आ जाएगा, 1299 शेयर आएंगे। तो ये ज़रूर आपको ध्यान रखना है। लो लेवल का ध्यान रखना आपको, इसका ₹2 का लो भी रहा है और 16-17 का हाई भी रहा है। इस बीच ये शेयर अगर झूलता रहता है वापस तो वहाँ थोड़ी रिस्क बढ़ेगी। लेकिन एफपीओ को मैं इसको पूरी तरह नेगेटिव नहीं मानता हूँ। ये एक 50-50 कह सकते, 50% अच्छा है तो 50% बुरा भी है। तो ये दोस्तों, निवेश करना आपकी मर्जी रहेगी। आप प्रॉफिट में हो तो अभी प्रॉफिट बुक कर लीजिए और अगर आप लॉस में है तो वेट करना पड़ेगा आपको। जिस दिन ये शेयर ₹20 के ऊपर निकल जाएगा समझ लो कि उस दिन से भागना शुरू हो जाएगा। लेकिन अभी तक 5 साल से तो नहीं निकला, अब आगे पता नहीं क्या निकलेगा कि नहीं निकलेगा ये। तो आज केवल दोस्तों इतना ही। कल फिर मिलते हैं हम नए वीडियो के साथ में नई जानकारी के साथ। तब तक मेरे इस चैनल पर बने रहिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।